सभी साथियों को जय हिंद। जितने भी मेरे साथी थे बिहार पुलिस वाले, आज का एग्जाम आपका कैसा गया दोस्तों बता दीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त 28 अगस्त का एग्जाम हुआ होगा दोस्तों, आप लोग का कमेंट बता दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा पूछा था दोस्तों, आप लोग का एग्जाम कैसा गया है दोस्तों। चलिए हम आपको आज ना, जैसे कल आपको क्लास बताए थे परसों वाला क्लास में, कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है तो हम आपका आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से आपको तैयारी कराने वाले दोस्तों। यहाँ से भी देखिएगा तो दोस्तों आपको पता चला हो दोस्तों कि एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न यहाँ से क्लास से पूछा गया था, आप लोग बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम आपका आज आरपीएफ कांस्टेबल क्लास कराते हैं, इसके बाद आपसे हम बात करेंगे लास्ट में। तो दोस्तों नहीं तो आपका समय बर्बाद नहीं करनी चाहता दोस्तों, हो सके तो आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे भी बात कर सकते हैं आपसे। तो चलिए हम आपको क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, छोटा सा परिवार दोस्तों शामिल हो जो ये सेशन पसंद है दोस्तों, एक लाइक कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे दोस्त मेरी बहन थे आरपीएफ कांस्टेबल फॉर्म भरे होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा। और मेरी बहन एक नाराज थी, मैसेज भी की थी टेलीग्राम ग्रुप पे कि सर आप क्लास नहीं करा रहे हैं। तो मेरी बहन आप क्लास स्टार्ट हो जाइए, आप लोग तैयार हो जाइए, आपका क्लास आना स्टार्ट हो चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का। अच्छे से पढ़िए और बता दीजिए 50 में से कितना सही कर पाए। आज का सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन कराएंगे, 50 में से कितना सही होता है आप बता दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। आज का सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपको पहला पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम आपको प्रश्न को जूम करके दिखा देते हैं दोस्तों। लिखा है पहला क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा पासन जो है योग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों, बता दीजिए। तो ये प्रश्न को पहले समझ लिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है क्या, इनमें से कौन सा पाषाण युग जिसको कहते हैं स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पे आपको पहले समझना पड़ेगा कौन कौन इनमें से नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ से पहले समझिए कि इनमें से प्रमुख जो है दोस्तों, यहाँ पे 3 चरण में दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल दोस्तों, यहाँ पे नव पाषाण काल। तो तीनों में से दोस्तों कौन सही इनमें से नहीं आ रहा है आपको बताना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों त्रम पाषाण काल इनमें से नहीं है। इनमें से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर होगा दोस्तों। पाषाण युग जो है मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल है। ये भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। मानव युग पाषाण युग मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। पाषाण युग के प्रमुख 3 चरण थे दोस्तों, आप लोग याद रखिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण दोस्तों, याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों। ये प्रश्न नोट करने योग्य, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। लगभग दोस्तों 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो चलिए दोस्तों इतना नोट करते हुए हम आपको क्वेश्चन 2 में लेके जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 में लिखा है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी जो है स्थल मोहनजोदड़ो की दोस्तों पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय दोस्तों पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो बता रहे थे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है, R.D. बनर्जी दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। सी देने वाले मेरे दोस्त मेरे साथी का सही आंसर है। तो मोहनजोदड़ो का पहले शाब्दिक अर्थ बता दीजिए क्या होता दोस्तों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतों का टीला, याद रख लीजिए दोस्तों, शाब्दिक अर्थ होता है मृतों का टीला दोस्तों। ये प्रश्न बनेगा, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको नोट करने योग्य है। इसकी खोजकर्ता कौन है दोस्तों, रखलदास बनर्जी। जिस दोस्तों किस वर्ष खोजा गया दोस्तों, नोट कर लीजिए कॉपी, 1922 में खोजा गया था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न भी एक प्रश्न और भी ऐड कर लीजिए, मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख जो है महत्वपूर्ण स्थल क्या है, विशाल स्नानागार है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लेकर जा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न बन रहा है किस वेद में दोस्तों जो है, यहाँ पे किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है दोस्तों, बता दीजिए। तो पहले इसका आंसर आप लोग टिक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे सामवेद आपका राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सामवेद संगीत से संबंधित वेद है दोस्तों। साम का अर्थ होता है गान से है, याद रख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न और भी ऐड करके लिख लीजिए कॉपी में, सामवेद में कुल कितने ऋचाएं दोस्तों, 1875 ऋचाएं दोस्तों, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लेके चलते दोस्तों। लिखा है, किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, डैश द्वारा लिखी गई है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बता दीजिए किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों किताबुल हिंद जो है ग्रंथ के लेखक है अलबुरीन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अलबुरीन यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे सी दे रहे हैं तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी सही होता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बन भी सकता है दोस्तों, किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, अरबी भाषा में लिखी गई दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, किताबुल हिंद जो है ग्रंथ की किस भाषा में लिखी गई, अरबी भाषा में लिखी गई है पहला दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न और भी नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, अलबुरीन जो है प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा था।
तथा गीता और पुराणों में अध्ययन भी किया था। दोस्तों वो भारत किसके साथ आया था दोस्तों? अलबुरीन मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था दोस्तों, ये भी प्रश्न बनेगा। अलबुरीन दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लेके चलते दोस्तों, लिखा हम्पी विरूपाक्ष मंदिर किससे संपर्कित है दोस्तों, बता दीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनेगा हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे संपर्कित है? तो यहाँ पे आपका भगवान शिव से यहाँ पे संबंधित है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनेगा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी पर प्रश्न बनेगा? तो दोस्तों तंगभद्रा पे, तंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी स्थित है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके जा रहे क्वेश्चन और 6 में क्या क्वेश्चन कह रहा पढ़िएगा। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे सकते हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप लोग? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है बैरम खान, इनका सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिए, बैरम खान यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ जो एक प्रश्न और भी बन सकता है आपका, ये अकबर के बाल्यावस्था में संरक्षण भी रहे हैं, याद रख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक अकबर के जो थे बाल्यावस्था का संरक्षण भी थे। 1561 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने हज के लिए भेज दिया गया था दोस्तों, ये याद रख लीजिए। हम आपको लेके चल रहे 7 नंबर क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन कह रहा है बता दीजिए। दोस्तों यहाँ लिखा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ये प्रश्न भी बन सकता है पेपर में दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का दोस्तों शासक कौन था, बता दीजिए। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों आप लोग? तो यहाँ पे अकबर यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी होता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको 8 नंबर प्रश्न में लेके जा रहे दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन कॉपी में कर लीजिएगा, समय है तो क्वेश्चन पहले समझिए। लिखा है मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नृत्य किया था दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका पहले राइट आंसर आप बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अवध बता रहे थे, यहाँ पे अवध यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तो चलिए 3-4 पॉइंट को आपको नोट डाउन कराते हैं। कॉपी में पहले लिखिए स्थल, साइड में लिखिए नृत्यकर्ता। तो दोस्तों यहाँ पे पहला है दिल्ली। दिल्ली का दोस्तों नृत्यकर्ता कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। लखनऊ या अवध के थे दोस्तों बेगम हजरत महल। कानपुर के थे दोस्तों नाना साहब। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई था दोस्तों। इलाहाबाद का लियाकत अली खान थे। तो चलिए दोस्तों नोट डाउन कर लिए होंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? दोस्तों बता दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 9 का क्या आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मैडम कामा सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इनका राइट आंसर सही होगा। तो दोस्तों हम आपको लेके चले प्रश्न नंबर 10 को दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ये पॉलिटी से ये प्रश्न है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 संशोधन के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती? दोस्तों ये सभी दोस्तों को मालूम है, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 संशोधन के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है दोस्तों। इस कारखाने के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु को 14 वर्ष है दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर 14 वर्ष सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बी इनका करेक्ट आंसर होता है, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों हम आपको लेके जा रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है, बता दीजिए दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे याद रखें सिटीजनशिप यहाँ पे सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। तो दोस्तों ये प्रश्न बनेगा आपका भाग जो है अनुच्छेद 1 से 4 से किससे संबंधित है? कॉपी पे निकालिए, नोट डाउन कीजिए। भाग 1 दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 1 से 4 तक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से है। भाग 2 में देख रखा दोस्तों 5 से 11 नागरिकता है। भाग 3 में दोस्तों देख रखा 12 से 35 मूल अधिकार है। भाग 4 तो 36 से 51 दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 को में देख रखा दोस्तों 51 को मूल्य कर्तव्य है दोस्तों। यहाँ पे चारों पांचों पॉइंट को नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बता दीजिए क्या सही आंसर होता है।
तो यहाँ पे लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अनुच्छेद 112 यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये बिहार पुलिस में भी करवाए थे, बता दीजिए। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसे कभी कभी दोस्तों हम लोग सीनेट 2 भी कहा जाता है। तो चलिए हम आपका राइट आंसर यहाँ पे उच्च सदन यहाँ पे टिक कर लेते दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य से संबंधित है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 78। तो दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद जो है 78 यहाँ पे सही आंसर होता है, याद रख लीजिएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है। तो दोस्तों बता दीजिए 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या सही होता है। तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी सही होता। तो 16 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सांसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वाह कौन करता है। दोस्तों क्वेश्चन को समझ लेते हैं आराम से। तो दोस्तों आराम से आपको आंसर भी दे पाएंगे ध्यान से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग पढ़ लिए होंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है चुनाव आयोग, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तो दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पर ये लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए यहाँ पे क्या सही आंसर होता है। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे जो अनुच्छेद आपका देख रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में देख रखा है दोस्तों, यहाँ पे आपका संबंधित है दोस्तों, यहाँ आपातकाल 360 यहाँ पे सही होगा। वित्तीय आपातकाल दोस्तों किससे संबंधित है, 360 से संबंधित है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ लिखा आकाश गंगा का निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है दोस्तों, बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न का बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर है दोस्तों एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे। तो आपका सभी दोस्तों का सी सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 19 नंबर प्रश्न को बता दीजिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का आकार कैसा है। सभी दोस्तों को मालूम है 19 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी का आकार कैसा है, चपटा गोल है दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। तो 20 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का यहाँ पे लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का एक प्रकार है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका बलवा पत्थर यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है 20 नंबर प्रश्न का। बलवा पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके जा रहे हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों लिखा है 21 में वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे थे दोस्तों बता दीजिए। जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बी यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो 22 में पढ़िए दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न आप सभी जानते हैं मरुस्थल भारत में कौन नहीं है, बता दीजिए। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आप लोग दे रहे सिंधु घाटी मरुस्थल, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। सभी दोस्तों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मारे तो आपका सही आंसर होता है। सिंधु घाटी मरुस्थल जो है स्थानीय भाषा में रोही पाकिस्तान पंजाब में स्थित है दोस्तों। यह जो थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है, थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान के स्थित जो है सूक्ष्म मरुस्थल है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके जा रहे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 में लिखता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो ये प्रश्न भी दोस्तों ये पूछा जाता है, बता दीजिए कि यहाँ पे प्रश्न आ रहा है किस देश के साथ भारत अपनी दोस्तों यहाँ पे कह रहा है भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता, बता दीजिए। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे दे रहे दोस्तों बांग्लादेश, तो यहाँ पे बांग्लादेश आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी।
तो 24 नंबर प्रश्न को बता दीजिए महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, सभी दोस्तों को मालूम है। तो 24 आंसर का दीजिए 24 नंबर प्रश्न का दे रहे दोस्तों यहाँ पे महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है दोस्तों, यहाँ पे सही होगा उड़ीसा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों याद रख लीजिए ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनेगा महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न भी बनता है क्योंकि जिला कहाँ पे है दोस्तों, गजपति जिले में स्थित है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके जा रहे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 में लिखता निम्नलिखित में से, यहाँ पे प्रश्न बन रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से पर्वतीय धारा भारत, चीन और म्यांमार त्रिसंधि की निर्माण करता है। तो बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का यहाँ पे दीपू बता रहे, आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है, दीपू इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 25 का आप लोग सी दे रहे तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तो चलिए हम आपको 26 में लेके जा रहे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी जो है यहाँ पे नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बता दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न 26 का आंसर दे दीजिए दोस्तों इंद्रावती नदी, दोस्तों यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गंगा की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न बनेगा दोस्तों इंद्रावती नदी जो है मध्य भारत में बहने वाली गोदावरी नदी की सहायक नदी है, वो किस नदी की है दोस्तों, गोदावरी नदी को सहायक नदी है, याद रख लीजिएगा। गंगा की सहायक नदियों है दोस्तों यमुना, याद रखते चलिए दोस्तों। गंगा नदी की सहायक नदी दोस्तों यमुना है, चंबल है, गौतमी है, घाघरा, बेतवा, रामगंगा, गंडक, कोसी आदि है दोस्तों। इसे प्रश्न गंगा की सहायक नदी था दोस्तों, पर ये जो है इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी का सहायक नदी है, याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो 27वें प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, लिखा है लू एक प्रकार है दोस्तों, बता दीजिएगा लू एक प्रकार क्या है दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर जो 27 का सी दे रहे उष्म लहर बता रहे आप लोग, यहाँ पे सी सही होता है उष्म लहर, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो 28वें प्रश्न को बता दीजिए दोस्तों, लिखा है इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है, बता दीजिए। 28 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे संपत्ति कर, यहाँ पे सही होगा, आप ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होगा। तो 29 में पढ़िए दोस्तों, लिखा है संयुक्त क्षेत्र में संकल्पना से अभिप्रेत है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो यहाँ पे आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच सहयोग है दोस्तों। तो चलिए हम आपको 30 नंबर प्रश्न में लेके जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का संस्थापक कौन थे, बता दीजिए। दोस्तों ये तो पहले बता दीजिए इसकी स्थापना कब हुआ था, 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना होता है। इनका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराजा राजी राव गायकवाड़ तृतीय, यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। तो यहाँ पे डी यहाँ पे करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। तो 31 में पढ़िए दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से भारत सरकार कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है, बता दीजिए। 31 का यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे वित्त मंत्री यहाँ पे सही होगा, वित्त इनका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 32 में क्वेश्चन क्या कह रहा है इनको पढ़िएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर में दोस्तों यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों ये बता दीजिएगा। इनका जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का दोस्तों यहाँ पे बता दीजिए क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पे 32वें प्रश्न का राइट आंसर बता रहे आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने दोस्तों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों एक प्रश्न को ऐड इसमें साथ साथ कर लीजिए। इसकी स्थापना होता है 22 नवंबर 1965 को दोस्तों इसकी स्थापना होता है, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा है सरजू कुंड मेला जिस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है डैश आयोजन किया, मतलब कहाँ पे आयोजन किया गया है दोस्तों बता दीजिए। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे मेरे दोस्तों, यहाँ पे बता रहे सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वर्षीय शिल्प मेला है दोस्तों। यहाँ पे हरियाणा राज्य यहाँ पे सही हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इनका करेक्ट आंसर है। तो 34 से पढ़िए दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है दोस्तों बता दीजिएगा। 34 में प्रश्न का राइट आंसर होता है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कथक, इनका राइट आंसर सही होगा। तो 35 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों माला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का लिख रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बता रहे, वी आर्ट्स जो है डिस्प्लेड यहाँ पे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बता रहे दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 32 में एक प्रश्न और भी नोट कर लीजिए। मलाल के ऊपर भारत में बनी फिल्म है दोस्तों गुल मकई, ये भी प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। लिखा है मलाल के ऊपर भारत में बनी फिल्म है गुल दोस्तों गुल मकई, यहाँ पे सही आंसर होगा इसका राइट आंसर। तो 36 प्रश्न को देखिए दोस्तों, लिखा है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बता दीजिए 36 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बन रहा है आपका राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं यहाँ पे उर्वशी, यहाँ पे सही आंसर होगा।
तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों यहाँ पे फिर से पढ़िए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था दोस्तों। यहाँ पे इसका होता है उर्वशी रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेके जा रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन। लिखा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 37 का आंसर दे दीजिएगा। लिखा दोस्तों ILO का दोस्तों यहाँ पे जो स्थापना कब होता है, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जून 1919 को दोस्तों यहाँ पे इसकी स्थापना होता है, याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 28 जून यहाँ पे 1919 को इसके होता है दोस्तों स्थापना, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चल रहे 38 नंबर क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? दोस्तों 38 का क्वेश्चन नंबर बता दीजिए यहाँ पे क्या सही आंसर होता है दोस्तों। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 38 का ऑप्शन नंबर बी 1920 यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे चलिएगा हम आपको लेके चल रहे दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन में। लिखा है डूरंड जो है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, बता दीजिए। ये बिहार पुलिस में क्लास में करवाए थे दोस्तों। डूरंड कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, याद आप रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे फुटबॉल यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इनका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि अगले 5 साल तक 2025 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। एशिया का सबसे पुराना इस टूर्नामेंट के अगले 5 साल तक 2025 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो 40 में लिखा है टेबल टेनिस का ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली है? तो 40 का राइट आंसर आपका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1988 में यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? 41 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। इसका कुछ पॉइंट को भी आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। इनकी जो है काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, यहाँ पे साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर है। इनके काव्य की रचना गीतांजलि के लिए उन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। यहाँ पे चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा था ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ जो यहाँ पे देवी डैश की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है दोस्तों। कौन सी देवी की प्रतिमा भी दी जाती है नगद पैसों के साथ साथ दोस्तों, बता दीजिएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे सरस्वती दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे सरस्वती हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है राइट आंसर। आप लोग सी दे रहे तो यहाँ पे सही आंसर है। 43 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 43 में उद्योग में शक्ति इकाई क्या है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यहाँ पे अब्द जो अश्व शक्ति यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होता है 43 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों चलिए हम आपको लेके जा रहे हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है? किस वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका सी नंबर होता है दोस्तों। राइट आंसर कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। तो 45 में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है? जब कोई वस्तु एक समान वृत्त गति में घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वेग यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे बी सही होगा। तो 46 में क्वेश्चन पढ़िए, इनमें से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बता दीजिए। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, अम्लकृति जल विद्युत अपघटन दोस्तों, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो है तीसरी कक्षा में एम सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एम का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। लास्ट प्रश्न है, बता दीजिए। तो 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डी सही होगा। तो यहाँ पे 47 का डी होगा। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए तब आंसर दीजिएगा। तो आपका पहले तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, एडाफ्लोजी यहाँ पे सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 2 बचा है दोस्तों, 49 और 50 बता दीजिएगा। लिखा है दोस्तों एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित कर सकता है? 49 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जानते हैं 49 का राइट आंसर होता है पुराने जाइलम दोस्तों। यहाँ पे जो है हाईवुड में है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन का क्या यहाँ पे सही आंसर होगा? लिखा उत्पीड़न अनुवांशिक नहीं होता दोस्तों, बता दीजिएगा। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए यहाँ पे सही क्या होगा आप लोग का। तो 50 का जितने भी मेरे दोस्त बता रहे ऑप्शन नंबर डी
डी दे रहे दोस्तों, देहिक बता रहे, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही आंसर देहिक। तो दोस्तों 50 में से कितना सही कर पाए दोस्तों बता दीजिएगा। आज का सेशन थोड़ा सा हटके होगा दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे आपका पहला सेशन था। आपको दोस्तों इसके बाद बहुत धमाकेदार दोस्तों सेशन आने वाला है। 1000 क्वेश्चन का सीरीज बोले तो दोस्तों भी स्टार्ट बहुत जल्द करेंगे। आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए। जो भी बिहार आरपीएफ कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं, जब भी सभी साथियों तब बने रहने के लिए उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।